आज हम लोग P2 के बारे में बात करेंगे। P2 बेसिकली P1 के बाद बनी हुई रेमेडी है, जिसे हम क्षय की रेमेडी कहते हैं। ये शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का और बॉडी में एब्जॉर्ब करने में या नियमित करने में मदद करती है। फेफड़ों से संबंधित जब भी सड़न या गलन होती है या शरीर में कहीं पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। जब भी हमारा पेट छाती से बड़ा हो जाए या बॉडी के अंदर कहीं पर भी डेप्रिसिएशन चालू हो जाए, तो इस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए। विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये फेफड़े और एल्वोलाई के लिए विशेष काम करती है। अगर हम देखें तो जब भी फेफड़ों में कमजोरी की स्थिति पैदा हो जाए, जहां पर फेफड़े सिकुड़ने लगे, डेप्रिशिएट होने लगे, छीजन आ जाए उनमें, तब हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी कोई भी अवस्था जहां पर आपको बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने की आवश्यकता महसूस हो, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने की अवस्था महसूस हो, लिम्फ प्योर करने की अवस्था महसूस हो, या सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर आपको बॉडी में ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, तो आप पेक्टोरोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेक्टोरोल 2 का। ये राज यक्ष्मा, स्वरभंग, कफ में रक्त आना, बहुत ज्यादा मन में काम वासना रहना, ऐसी अवस्थाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये औषधि क्षयनाशक, कफ निकालने वाली, कफ को नष्ट करने वाली, कंठमाला और जो श्वास प्रणाली में ड्राइनेस आ जाती है, उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि जो पैतृक रोग हैं, जहां पर वेनीरियो 1 का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर पेक्टोरोल 2 का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस औषधि के अंदर कुल 10 औषधियां हैं, 10 प्लांट्स हैं, जिसमें से 9 तो प्लांट हैं और एक C2 इसमें मिलाई गई है। तो P2 के अंदर C2 के गुण, C ग्रुप हमारे जो स्ट्रक्चर पे काम करता है, वो इसके अंदर मिक्स है। वो जब मिक्स है तो P2 जो है वो शरीर की छीजन को दूर करने का कार्य करती है। इसके अलावा फेफड़ों पे, जनेंद्रियों पे, पुरुषों में अंडकोश पर, यक्ष्मा की अवस्था में, और जब व्यक्ति के मन में बहुत अधिक कामुकता बनी रहती हो, व्यक्ति का मन और व्यक्तित्व दुर्बल हो गया हो, किसी व्यक्ति में मांस का क्षय हो गया हो, जो कि हाइपर थायराइड की अवस्था में भी होता है, उस अवस्था में, ज्यादा खांसी करने पर, पेट के निचले हिस्से में दर्द होने पर, पेट के निचले हिस्से में सूजन होने पर, किडनी सिकुड़ जाने के केस में हम P2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। P2 के साथ यदि वेन 1 का प्रयोग किया जाए, तो ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, जैसे शुगर हो गया, फादर को भी थी, बेटे को भी है और पोते को भी है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी रोग जो होते हैं, इसकी जो साइकिल होती है, इस साइकिल को तोड़ने में मदद करती है और आने वाली जो संतति है, जो पीढ़ी है, वो पैतृक रोगों के प्रभाव से बच जाती है। इसके अंदर जब ये P2 बनाई गई तो ये सोच रखी गई कि P1
फर्स्ट स्टेज के लिए काम करेगी, वहीं P2 जो है वो किसी भी रोग के जो क्षय की अवस्था होती है, डेप्रिसिएशन चालू हो जाती है, उसकी जो शुरुआत होती है उसके लिए प्रयोग की गई। तो हम ये कह सकते हैं कि P1 के बाद P2 का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि P1 की अवस्था में पहले ड्राइनेस आएगी, ड्राइनेस के बाद बलगम निकलना चालू होगा, और जब ये स्थिति बार बार बनी रहेगी तो बलगम के साथ हल्का हल्का रक्त आना शुरू हो जाता है। तो इस अवस्था के लिए P2 रखी गई है। अब हमारी बॉडी में जहां कहीं भी स्राव होते हैं, किसी भी तरीके के स्राव होते हैं, तो हम P1 का इस्तेमाल करते हैं। पर स्राव होने के साथ साथ यदि वहां रक्त के अंश दिखाई देने लगे, तब हम P2 का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एल्बुमिनेरिया की कंडीशंस होती हैं, जैसे यूरिन में कई बार आप लोगों ने देखा होगा यूरिन कल्चर में कि यूरिन के साथ लाल रंग के स्पॉट्स निकलते हैं, या हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, या यूरिन बहुत ज्यादा पीला आता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग P2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद गलन होती है, छीजन होती है, कफ में गाढ़ापन और दुर्गंध आ जाती है, जिसके बाद मवाद बननी शुरू होती है। तो इन सारी अवस्थाओं के लिए हम P2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बार अगर मवाद बन जाए तो हम P2 के स्थान पर P3 का प्रयोग करेंगे। यहां पे हमने सीक्वेंस वाइज चलना है। P1 बेसिक रोग के लिए, हल्की फुल्की ड्राइनेस के लिए, हल्के फुल्के रोग के लिए, उत्तेजना के लिए। P2 सड़न गलन छीजन के लिए। P3 उसमें गलन की मात्रा बढ़ जाए और पस पड़ जाए। और P4 इससे भी गाढ़ी और गहरी अवस्था के लिए। राजयक्ष्मा एक ऐसा रोग है, राजयक्ष्मा जैसा कि इसका नाम से ही है कि यह अमीरों का रोग है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेडेटरी लाइफस्टाइल जीता है उसको राजयक्ष्मा रोग होता है। साधारण भाषा में हम इसको टीबी बोल देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। इसमें यह कहा जाता है कि ये रोग अगर किसी व्यक्ति को पकड़ ले तो उसका ठीक होना नामुमकिन है। ऐसे व्यक्ति के बलगम के संपर्क में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उसको भी इस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पुराने समय में ऐसे व्यक्तियों को, राजयक्ष्मा के पेशेंट्स को अलग से रख दिया जाता था, बिल्कुल जिनके कमरे में कोई नहीं जाता था। और आप ऐसा समझ सकते हैं जो अभी पीछे कोरोना के हालात हुए हैं कि कोरोना के पेशेंट जिनको कोरोना हो गया उनको एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से थाली सरकाई जा रही है, ये स्थिति होती थी पुराने जमाने में राजयक्ष्मा के रोगी की। तो राजयक्ष्मा एक ऐसा रोग है जिसका किसी भी चिकित्सा प्रणाली में कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। इसका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा है, पर वो थोड़ी कठिन है, जो कि आज के समय में करना लगभग संभव नहीं हो पाता। पर अगर हम अपने इलेक्ट्रोपैथी को देखें, क्योंकि ये सूक्ष्मता पे चलती है और शरीर की रक्त और रस प्रणाली को शुद्ध करने पे विशेष बल देती है, तो केवल यही एक ऐसी पैथी नजर आती है जो राजयक्ष्मा रोग के लिए और पैथियों की तुलना में ज्यादा सटीक महसूस होती है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोपैथी में राजयक्ष्मा की, तो राजयक्ष्मा के लिए प्रॉपरली कोई इलाज नहीं है। इलेक्ट्रोपैथी में हम ब्लड को शुद्ध करके शरीर को पोषण देने वाला काम कर सकते हैं। बाकी पद्धतियों में भी इसी पे जोर दिया जाता है कि शरीर को बल दो, शरीर अपने आप इससे लड़ सकता है, यानी यहाँ पे दवाइयां काम नहीं करती। तो इलेक्ट्रोपैथी में हम जो हमारा बेसिक फार्मूला है कि खाना खाने से पहले, खाने के बीच में, खाने के बाद, रात को पेट साफ करने के लिए, और फिर टीबी की दवाइयां, तो ऐसे में उम्मीद रखी जा सकती है कि रिजल्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर P2 का विशेष रोल रहता है। P2 ऐसी अवस्था में कफ को बाहर निकालती है, नए बनने वाले कफ को रोकती है, और सी ग्रुप के साथ मिलकर शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करने का कार्य करती है, क्योंकि ये सारी अवस्थाएं गर्मी बढ़ने के कारण होती है।
जो नाभि से ऊपर होते हैं रोग। तो यदि इस फार्मूले का प्रयोग किया जाए भोजन के साथ और फिर लास्ट में P2, तो ऐसी अवस्था में इसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे रोग भी हैं जिसपे P2 का अच्छा रिस्पॉन्स माना गया है, वो है ब्रोंकाइटिस, स्वरभंग, निमोनिया, छाती में दर्द, काली खांसी, खांसी में बलगम निकलना या पस निकलना, फेफड़ों में रक्त जमना, फेफड़ों में घाव हो जाना, फेफड़ों में पित्ती उछलना, स्वर यंत्र में इन्फ्लेमेशन हो जाना या अल्सरेशन हो जाना, पुराना कफ, फेफड़ों में गर्मी, क्षय, बलगम, कफ रुक जाना, सांस लेने में समस्या होना, चलते समय सांस फूल जाना, व्यक्ति का बहुत ज्यादा भावुक स्वरूप, इन सभी अवस्थाओं में P2 कार्य करती है। P2, जैसा मैंने बताया था कि हम P ग्रुप का इस्तेमाल सेकेंड डाइल्यूशन में करते हैं, तो बेहतर तो सेकेंड डाइल्यूशन रहता है इसमें जब मौसम ठंडा हो या जिस दिन वर्षा ऋतु हो या वर्षा वाली स्थिति हो कि बादल छाए हो, ऐसी अवस्था में गर्म जल में इसका सेवन करना चाहिए। अन्यथा साधारण पानी में इसको पिलाया जा सकता है। पर ध्यान रखिए, जब भी हम पी ग्रुप साधारण पानी में देते हैं तो ये शरीर को ठंडा करने का कार्य भी करता है, जिससे बलगम जमता है। तो यहाँ पे जब भी ठंडे पानी का सेवन करें या करवाएं दवा के साथ, तो थोड़ी विशेष सावधानी रखिए और देखिए व्यक्ति की प्रकृति उसके साथ मैच कर रही है या नहीं। और नहीं अगर समझ आता कि व्यक्ति की प्रकृति इसके साथ मैच कैसे करती है, क्या होता है, तो आप साधारण रूप से हल्के गुनगुने पानी का जल इस्तेमाल करा सकते हैं। P2 का फर्स्ट सॉल्यूशन, जो बलगम रुक जाता है, बल लगाने पर खींचना पड़ता है, कांटे की तरह गले में चुभता है, ऐसे कफ को निकालने के लिए, जिसमें हमें लगातार खांसी आती है पर कफ नहीं निकलता, ऐसे कफ को निकालने के लिए फर्स्ट सॉल्यूशन के P2 का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड सॉल्यूशन, जितना भी कष्टदायक खांसी होती है, दमा होता है, वायु नलियों में बलगम जम जाता है, इन्फ्लुएंजा की स्थिति आ जाए, आंतों में डेप्रिसिएशन चालू हो जाए, गले में समस्याएं आए, खांसते समय रक्त निकले या काली खांसी जैसी अवस्था बन जाए, तब हम डाइल्यूशन 2 का प्रयोग करते हैं। यदि आप सी ग्रुप के साथ पी ग्रुप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमेशा जो चयन रहेगा वो थर्ड डाइल्यूशन का रहता है। P2 का थर्ड डाइल्यूशन बेसिकली हमारे वात सूत्रों को कंट्रोल करने का काम करता है। वात सूत्रों में जो ड्राइनेस आ जाती है, ये उसको ठीक करता है, जिसके प्रभाव से जो खांसी है उसमें तुरंत लाभ प्राप्त होता है। इसलिए सी ग्रुप के साथ पी ग्रुप का थर्ड डाइल्यूशन प्रयोग किया जाता है। और यदि आप अन्य औषधियों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, जैसे एस ग्रुप के साथ, तो डाइल्यूशन 2 का प्रयोग करेंगे। जब भी फेफड़ों से संबंधित समस्या हो, जिसमें डेप्रिसिएशन हो, छाती अपने आकार को बदल ले, जो हमारे रेप्स होते हैं अपने आकार को बदल लेते हैं, सांस लेने में बहुत तीव्र आवाजें सुनाई दें, दर्द हो, ऐसी अवस्था में P2 और BE का डाइल्यूशन छाती पे रखा जा सकता है। यहां पर थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि बी बहुत तेजी से सिकुड़ती है और P2 बलगम निकालती है। तो बेहतर होगा ये जो डाइल्यूशन आप छाती पे रखें, ये भी सेकंड डाइल्यूशन का रखें।
यदि आप फर्स्ट डाइल्यूशन रखते हैं तो बहुत तीव्रता से काम करेगा वो। तो यहाँ पे लेपन तो किया जा सकता है, लेकिन कंप्रेस रखना थोड़ा रिस्की हो सकता है। और यदि आप कंप्रेस प्रयोग करना चाहते हैं तो बेटर होगा आप A2C5 WE और P2 इसका कंप्रेस छाती पर रखें। P2 के लिए हम लोग 10 प्लांट्स को काउंट करते हैं, जिसमें 9 प्लांट हैं और 10वां जो है वो C2 है। तो 3 प्लांट्स हमारे नए जुड़े हैं इसके अंदर। 3 प्लांट्स हैं। पहला है गैलियोप्सिस ओकोरोल्यूका। ये ट्यूमर की अवस्था में, कफ की अवस्था में, जिसमें कि बलगम बनता हो, बलगम जैसी अवस्था हो, पस बनने की शुरुआत हो, उसमें त्वचा में नमी बहुत ज्यादा रहती हो, उस अवस्था में सूजन, गठिया, पीलिया, कुष्ठ रोग, मलेरिया, माइक्रोबियल संक्रमण, ऐसी सभी अवस्थाओं के लिए इस पौधे का प्रयोग किया जाए। इस औषधि के द्वारा वायु रोगों में, वक्षस्थल के रोगों में, जब ऐंठन आती है यानी वातसु सिकुड़ जाते हैं, जिसके प्रभाव से कनपटी में तीव्र दर्द हो, त्वचा पर दाने निकल आए, गठिया बाय की समस्या दिखाई दे, श्वास रोग हो जिसमें बलगम बनती हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम इस अवस्था को समझने की कोशिश करें तो यह अवस्था वो अवस्था है जब शरीर किसी विशिष्ट प्रकार के रस को छोड़ता है, जिसके कारण पीछे की जो नलिकाएं हैं वो ड्राई होने लगती हैं, उनमें वात का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ग्लैकोमा एडेरसिया। ये भी तंत्रिका तंत्र पर ही विशेष रूप से काम करता है। इसकी खूबी है कि एक गैस्ट्रिक म्यूकस को, जब म्यूकस बढ़ने लगता है तो वहां पर सूजन आ जाती है और सूजन को कम करने में मदद करता है। तो जब भी नसों में जो मूवमेंट होती है, जिसे हम पेरिफेरिक मूवमेंट के रूप में देखते हैं, वो कम हो जाए तो हमारे शरीर में भारीपन आ जाता है। ये अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अपने लक्षणों को दिखाता है। विशिष्ट रूप में सुबह के समय सोकर उठने पर भारीपन का एहसास होता है, सुस्ती होती है, हाथ पैरों में थकान और दर्द बना रहता है, काम करने की इच्छा नहीं करती, मन करता है कि थोड़ी देर पैरों को कोई दबा दे। तो इनडायरेक्ट रूप में अगर देखा जाए तो ये वो स्थिति है जब व्यक्ति के शरीर में पानी बढ़ जाता है। साधारण रूप से हम इसको हाइपोथायराइड की कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में इस पौधे का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि P2 में पाया जाता है। नाक, श्वसन और त्वचा के रोगों के जो लक्षण होते हैं उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब ये एक ऐसी स्थिति बनाता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे अंदर गैस क्रिएट हो जाती है और वो चीजों को गले के नीचे नहीं जाने देती, और यदि हम उसे खाने का प्रयास करते हैं तो हमें या तो छाती में जलन, एसिडिटी या वॉमिट जैसी फीलिंग महसूस होती है। वॉमिट नहीं आती, बस महसूस होती है, और पेट में भारीपन या दर्द सा महसूस होने लगता है। इसी तरीके से जब बवासीर हो जाए, शरीर में से पित्त उछल जाए या रक्त अपने आप बहने लगे, जैसे नाक से बहने लगता है ऐसे अदर अंगों से भी बहता है, ऐसी स्थिति हो, पतले दस्त लगे, स्वर यंत्र में सूजन आ जाए, ड्राइनेस बढ़ जाए, कांटा चुभने लगे या कब्ज हो, ऐसी सभी अवस्थाओं में इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है ट्यूक्रियम स्कोरोडोनिया। ये रेमेडी बहुत विशिष्ट रेमेडी है जो P2 का पार्ट है।
बेसिकली ये रेमेडी जब अस्थियों में गलन चालू होती है उस अवस्था से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अब अस्थियों में गलन क्या होती है, तो आपने देखा होगा जैसे कोई पुराने घर होते हैं वहां सीलन पड़ जाती है। ईंट यदि उस सीलन से सील जाए तो धीरे धीरे ईंट झड़ना चालू हो जाती है। इसी तरीके से लंग्स में यदि गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारा शरीर डेप्रिशिएट होने लगता है। ये डेप्रिसिएशन हड्डियों को गलाने का कार्य करता है। हड्डियों को मिनरल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हड्डियों की स्ट्रेंथ पूरी है नहीं है, विटामिन डी पूरा है नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हड्डियों की गलन अगर होगी तो महिलाओं में लिकोरिया नजर आएगा, पुरुषों में जो सफेद द्रव निकलता है उसकी शिकायत होगी। तो जो हमने पीछे पढ़ा था कि कामुकता दिमाग में भरी रहती है, गर्मी रहती है, ये महिला हो या पुरुष हो दोनों को ही सेम तरीके की समस्या पाई जाएगी। तो ये इसी अवस्था को रोकने के लिए रेमेडी है। तो ये रेमेडी केवल अस्थि गलन के लिए नहीं बल्कि श्वास संस्थान को बल देने के लिए भी प्रयोग की जाती है। जैसे पसलियों में कोई पुराना दर्द बस जाए, सीने में चुभन हो, छाती गुहा में दर्द हो, श्वसन अंगों में, जो हमने कल जाने थे जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनमें किसी में भी बलगम की वजह से घरघराहट आती हो, कांटा चुभता हो, या फिर टाइफाइड बुखार हो गया हो, सीने में जलन हो, थूक के साथ बलगमी थूक के साथ खांसी आती हो, खांसी में थूक निकलता हो, और रात में सोते समय बीपी अपने आप शूट अप हो जाता हो, या रात में अपने आप सोते सोते पसीना आ जाता हो, और विशेषकर रात को 12 से 2 बजे के बीच में, तो हम ये मानते हैं कि ये रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों में और कुछ पुरुषों में भी, विशेषकर ये बच्चों में होता है, अंडकोश बड़े हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाता है जिसे हम हाइड्रोसिल बोलते हैं, या अंडकोश के आसपास खुजली चालू हो जाती है। जो हमारे कांक होती है पैरों की, उसमें वो क्षेत्र सारा काला पड़ जाता है और वहां पर खुजली चलती है, और स्किन जो है वो स्लीपरी और चिकनी हो जाती है। तो वहां पर जरा सा भी पसीना आते ही खुजली का दौरा पड़ जाता है, मतलब खुजाने की इच्छा करती है। तो ये जो स्थिति है, ये जो हमारा जेनेटाइल सिस्टम है उसमें गर्मी बढ़ने का संकेत है। इसी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो सकते हैं। हमारी मानसिकता इस पर बहुत हद तक निर्भर करती है। तो जब भी व्यक्ति चलता है, बच्चा पैर हिलाता है, कुछ करता है, तो विषण के क्षेत्र में दर्द होता है, मूत्र मार्ग में सूजन आ सकती है, पेशाब करने में जलन और बदबू आती है। इसी तरीके से महिलाओं में गर्भ के विकार होते हैं। जैसे आजकल आपने सुना होगा फेब्रॉइड्स हो जाते हैं, सिस्ट हो जाती हैं, गर्भाशय अपने जगह से हिल जाता है, गर्भाशय की वॉल बड़ी हो जाती है। ये सारे लक्षण इस रेमेडी में आते हैं, और ये रेमेडी P2 के द्वारा इन चीजों का उपचार करने में सक्षम है। तो ये हमारा P2 का सेक्शन था। अगर आपका किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अब हम बात करते हैं P3 की। इस रेमेडी को आप बच्चों की रेमेडी भी बोल सकते हैं, या स्त्रियों की रेमेडी भी बोल सकते हैं, या वृद्धों की रेमेडी भी बोल सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसमें फीमेल एनर्जी की अधिकता हो, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए जो 16 साल से कम है या 10 वर्ष से कम है, वृद्धों के लिए जो 70 वर्ष से अधिक है, या फिर समस्त स्त्रियों के लिए P1 के स्थान पर P3 का प्रयोग किया जाता है। ये भी P1 की भांति ही बलगम निकालने का और खांसी को खत्म करने का गुण रखती है, पर इसका जो स्वभाव है वो कोमल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेक्टोरल 1 जो है
ये औषधि पुरुष ऊर्जा से युक्त है और पेक्टोरॉल 3 जो है वो औषधि स्त्री ऊर्जा से युक्त है। अब हमने 3 तरीके के टेम्परामेंट पढ़े थे, रस का, रक्त का और वात का, या मिक्स टेम्परामेंट। जो पेक्टोरॉल ग्रुप है ये बेसिकली रस का, रस कैटेगरी का, रस कैटेगरी की औषधियां हैं जिनका इफेक्ट रक्त में लिया जाता है। अब अगर देखा जाए तो हम ए महाग्रुप की, एंजाइटिकोज महाग्रुप की समस्त औषधियों को रक्तीय स्वरूप में देखते हैं। तो देखा जाए तो वो रक्त के क्षेत्र पर प्रभाव रखती है और यदि ये जरूरत से ज्यादा शरीर में जाए तो सिर में चक्कर लाने का, कुछ समय के लिए ध्यान हटाने का, मानसिक विकृति का लक्षण दिखाती है। तो ऐसी अवस्था में अगर हम बोलें तो ये मेल एनर्जी का ग्रुप है, परंतु मेल एनर्जी में पेक्टोरल 1 मेल एनर्जी का गुण रखती है जबकि पेक्टोरल 3 फीमेल एनर्जी का गुण रखती है। इसलिए रक्त के केस में पेक्टोरल 1 का सेकंड डाइल्यूशन, रस के केस में थर्ड डाइल्यूशन और वात के केस में दोबारा से फर्स्ट डाइल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। जबकि मैंने पीछे आपको बताया था कि पेक्टोरल ग्रुप नॉर्मली सेकंड डाइल्यूशन में प्रयोग किया जाता है, पर क्योंकि ये स्त्रियोचित गुणों से युक्त है पेक्टोरल 3, इसलिए इसका प्रयोग डाइल्यूशन 1 के रूप में ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो जितने भी स्त्री, बच्चे, वृद्ध या वात प्रकृति के व्यक्ति हैं उनके लिए ये रेमेडी बेस्ट रहती है। और आप यदि किसी भी औषधि का प्रयोग किसी व्यक्ति को करा रहे हैं और यदि उस व्यक्ति के पैर ठंडे रहते हो तो हर दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन P3 का प्रयोग नियमित रूप से कराते रहिए। आपके पेशेंट को 100% लाभ मिलेगा। और वहां पर यह मैटर नहीं करता कि वो किस कैटेगरी का है, मेल है, फीमेल है, पुरुष ऊर्जा से युक्त है, स्त्री ऊर्जा से युक्त है, बच्चा है, वृद्ध है, स्त्री है, यानी कोई मैटर नहीं करता। आप जो भी दवाइयां देते हैं यदि उसके साथ बीच बीच में 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के गैप पर P3 का डाइल्यूशन पीने के लिए देते हैं तो आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि अगर वो व्यक्ति इस औषधि का सेवन कुछ महीनों तक करता है तो धीरे धीरे पैरों में गर्मी भी आ जाती है, क्योंकि इसका काम भी बलगम निकालने का है और ये सॉफ्ट होती है। ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति लगातार खांसता हो, ड्राई खांसी हो, चेहरे का रंग पीला पड़ गया हो या खांसते समय बलगम की छोटी सी गांठ मुंह में आ जाती हो, तब इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। इस औषधि को कफनाशक, रेजिश नाशक, वात, कुकुर खांसी नाशक, शिशु तथा कोमल स्त्रियों के लिए माना गया है। इसका जो मुख्य प्रभाव है वो वायु नली की कोशिकाओं पर और विशिष्ट रूप से जो ग्रसनी होती है, इसोफेगस होता है हमारा, उस पर पड़ता है। और उस पर भी ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके लिए इस औषधि को बताया गया है। ये औषधि जो हमारी P1, P2, P3, सॉरी P4 औषधियां हैं उनके साथ सहयोगी औषधि के रूप में कार्य करती है, जिससे स्वास्थ्य लाभ जल्दी प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ रोग भी हैं जिनमें इसका डायरेक्टली प्रयोग किया जा सकता है, जैसे स्वर यंत्र में दर्द हो, स्वर का ह्रास हो गया हो, जब भी कोई कभी हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो गला बैठ जाता है या बहुत ज्यादा बोल ले तो गला बैठ जाता है, तो स्वर का ह्रास हो, बोलते समय खांसी हो,
सोते सोते खांसी हो, फेफड़ों से रक्त मिला बलगम निकलता हो, सांस लेने पर छाती पर दबाव पड़ता हो, दमा हो, तो इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। P3 के जो डाइल्यूशन है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी के डाइल्यूशन है, जिसका फर्स्ट डाइल्यूशन सूखी तेज खांसी, सांस लेने में कठिनाई, कफ कठिनाई से निकले, तब इसका प्रयोग किया जाता है। यही वजह है कि P3 का डाइल्यूशन 1 चुनाव किया जाता है। डाइल्यूशन 2, ये जो बच्चों में काली खांसी होती है, या स्त्री और पुरुषों में, बड़े लोगों में तीव्र खांसी हो जो लगातार चलती रहे, बंद ना हो, और खांसते खांसते दम निकलने की स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति में लाभ देती है। डाइल्यूशन 3 जो है वो पसलियों की पीड़ा, निमोनिया आदि, जो बलगमी रोग जिसमें इन्फेक्शन की शुरुआत होती है, उसमें प्रयोग में लाई जाती है। इसी तरीके से यदि श्वास नलिकाओं में से आवाज आती हो, ड्राइनेस फील होती हो, प्यास ज्यादा लगती हो, यूरिन ज्यादा आता हो, पीला आता हो, ऐसी अवस्था में भी इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। कई बार ऐसी अवस्था बन जाती है कि व्यक्ति खांसता है पर बलगम नहीं निकलता इस औषधि को लेने के बाद भी। ऐसी अवस्था में इसके 5th डाइल्यूशन का प्रयोग गोलियों के रूप में करना चाहिए, और इसके साथ साथ C13 का प्रयोग भी करना चाहिए, या आप P और C अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। P3 और C13 अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से डिप्थीरिया का जो रोग होता है, काली खांसी, इसके अंदर भी आप इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्वरभंग में, स्वर यंत्र की प्रदाह में, क्षय में, गले के किसी भी प्रकार के रोग में, चाहे वो थायराइड से संबंधित ही क्यों ना हो या थायराइड ही क्यों ना हो, आप P3 का उपयोग गरारे के रूप में कर सकते हैं। इस औषधि में कुल 9 प्लांट्स लिए गए हैं, जिसमें से 8 प्लांट्स हैं और एक रेमेडी A3 इसमें एड ऑन की गई है। A3 के जो गुण हैं वो इस औषधि में पाए जाते हैं, इसीलिए ये P ग्रुप की रेमेडीज के साथ साथ A ग्रुप की रेमेडी का प्रभाव भी अपने अंदर समाहित करके रखती है। आज के लिए बस इतना ही है। कल हम लोग इसके जो प्लांट्स हैं, बेसिकली 3 प्लांट्स हैं, बाकी हम पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, तो मैं उनको काउंट नहीं करूंगा। जो 3 प्लांट्स हैं उन पे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। यदि आपका किसी का कोई सवाल हो, कुछ कहना हो, पूछना हो, तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? ओके, गुड नाइट ऑल।